सबसे बढ़िया कैंडिडेट देश के अंदर जिसने 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कार्यशैली को सिद्ध किया है, बहन मायावती की मैं बात कर रहा हूं। और बहन मायावती एक अच्छी प्रधानमंत्री हो सकती हैं। और मैं अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति होने के नाते इस बात की पुरजोर मांग करता हूं कि ऐसे योग्य व्यक्ति को इस पद पर कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के इस पर काम करेंगे और सभी बहुजनों को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से अगर ऐसा आदेश हुआ पार्टी की तरफ से तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और समाज के सहयोग से जीत करके लोकसभा में पहुंचने का भी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय विश्व स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के हक की आवाज़ उठाने वाले किरण पाल चौधरी साहब KP चौधरी साहब के पास मौजूद हूँ। और 2024 का चुनाव आने वाला है, लिहाजा हम ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों के विचार क्या हैं, क्या सोचती है जनता, साथ ही साथ जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या है। इसलिए आज हम KP चौधरी साहब के पास मौजूद हूँ। KP साहब, देसी TV पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद धन्यवाद। संविधान लोकतंत्र 24 में बचेगा नहीं कहा जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है सर? देखिए, मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बनाया हुआ उनका संविधान है, वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ सम्मान, सबसे दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया है। और जो लोग ये सपने देखते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, उन्हें इस बात का आभास होना चाहिए कि उस संविधान के पीछे और ज़्यादा नहीं तो भारत की जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, भारत का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और माइनॉरिटी, जिन लोगों को इस संविधान से लाभ मिला है, मुझे लगता है कि इसको हम कह सकते हैं कि करीब 95% की आबादी संविधान के पीछे खड़ी हुई है। और ऐसे फॉलोइंग जिससे संविधान को, देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का समर्थन हो, उसको बदलने की अगर 5% लोग बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उनका सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। और हमारा भारत बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चला है और हमें चलता रहेगा। आपने 5% कहा, वो कौन है 5% लोग? आप तो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की आवाज़ हैं, 85% लोगों की आवाज़ है। देखिए, 5% का मतलब है कि जो संविधान से उनको किसी न किसी मतलब कारण से उनको परेशानी है, उनको कोई दिक्कत है, वो ये सोचते हैं कि ये संविधान क्योंकि एक भारत के अनटचेबल यानी कि अछूत समाज से आने वाले व्यक्ति ने बनाया है, इसलिए नहीं कि संविधान गलत है, इसलिए नहीं, संविधान में कोई कमी है इसलिए नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को जातिगत आधार पर हो सकता है इस बात से परेशानी हो कि हम एक अछूत, एक अनटचेबल द्वारा बनाए गए संविधान के माध्यम से हम क्यों अपने भारत का संचालन करें। भारत में ये चीज़ें बदलनी चाहिए और हमारा अपना जो नया संविधान होना चाहिए। ऐसी सोच के लोग कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं कि ऐसी सोच उनको बदलनी चाहिए। बाबा साहब किसी जाति विशेष के नहीं, पूरे विश्व के थे, पूरे भारत के थे। उन्होंने एक एक व्यक्ति के लिए काम किया है, उनकी सोच बहुत बड़ी सोच थी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में आज भी पूरे विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर को सर्वश्रेष्ठ योग्य व्यक्ति के रूप में चुना गया है। और ऐसे योग्य व्यक्ति के द्वारा बनाया गया संविधान भारत के एक एक नागरिक की रक्षा करता, सुरक्षा करता है, हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। और ऐसे संविधान को बदलने की अगर कोई सोचता भी है तो मैं कहूंगा कि उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाया गया संविधान दुनिया का सबसे संविधान है। भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है और इसके पीछे देश की 95% आबादी खड़ी है। इसलिए ऐसा बदलने, इस संविधान को बदलने की सोच भी रखने वाले लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं अपनी सोच को बदलने। KP साहब, आप देखते होंगे कि बाबा साहेब के नाम पर, मानवर जी के नाम पर बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं। और बाबा साहेब ने भी कहा था एक बार कि बटा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। देखिए, ऐसा है, बिखराव सभी जगह है। अगर हम परिवारों में देखें, एक छत के नीचे अगर 4 लोग रहते हैं, चारों अपने हाथ में मोबाइल लेकर के, मोबाइल में वो समय बदल गया है, बदलाव है, बिखराव भी है। लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायियों को ये कहना चाहते हैं कि बस आप इसी पॉइंट को जरा संभाल लीजिएगा, आपस में प्यार करिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो जाइए, एक दूसरे की बुराई मत करिए, एक दूसरे को भाई को भाई मानकर चलिए। जो आपका बिखराव आपकी बर्बादी का आधार बनेगा और आपका इकट्ठा होना आपकी आबादी का आगाज करेगा। तो ये बात आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि निश्चित रूप से पार्टियां बहुत बनती हैं
और इसके बाद संगठन बहुत बनते हैं, संगठनों में फिर भी खराब होते हैं, फिर और भी खराब होते हैं, और ये हमारे समाज की बर्बादी का कारण बनते हैं। तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर अभिनेता को, हर भाई को, बहन को, बड़े को, छोटे को, सबको निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो अपना जो सार हमको देकर गए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसको अपने जीवन में उतारो। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, काशीराम को पढ़ो। अगर दो महापुरुषों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा समाज के लिए नया सवेरा निश्चित रूप से होगा। बहुजन मूवमेंट के बारे में क्या कहेंगे, जो राजनीतिक भागीदारी की बात करता है? सिर्फ हमें एक इकट्ठा होने से काम नहीं चलेगा ना, आपको वोट भी डालना पड़ता है, आपके विचारों को भी लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जो वोट का अधिकार हम सबको देकर गए, निश्चित रूप से ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने वोट के अधिकार को बहुत सोचकर समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुजन समाज के लोगों को तो मैं ये आह्वान करूंगा कि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत में ना होते, क्योंकि जहां जहां श्रीलंका, पाकिस्तान, आपका नेपाल, जो हमारे देश के साथ में लगे हुए जो कंट्रीज हैं, वहां डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं हुए, इसलिए वहां पर जो SC ST समाज के लोग हैं उनकी दुर्दशा देखी जा सकती है। लेकिन भारत में क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, वो लंदन से पढ़कर, अमेरिका से पढ़कर भारत आए, उन्होंने हमारे जैसे गरीब तबकों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, देश के व्यक्ति के लिए काम किया। उसी की वजह से देश का अनुसूचित जाति, जनजाति समाज का व्यक्ति आज जो भी गरीबी की रेखा से ऊपर आया, उसका पूरा का पूरा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। तो ये जो अभी आपने बात कही है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब वोट हम डालने जाएं, बहुत सोचकर समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, और आपका वोट हर अम्बेडकरवादी को समर्पित होना चाहिए। KP साहब के दिमाग में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा को, खुद को, जिस पार्टी की विचारधारा से वो जोड़ते हैं, खुद को करीब मानते हैं? मैं, देखिए ऐसा है, मैं सीधा सीधा, देखिए मैं एक अम्बेडकरवादी आदमी हूं। बहुजन को जागरूक करना मैं जरूरी है। क्लियर करता हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक सोशल रिफॉर्मर हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और मैं जिस दिन से मैंने होश संभाला, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं, और मैं बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम को अपने जीवन में उतार कर, आदर्श उनको मान करके अपनी कार्यशैली को अंजाम देता हूं। जो भी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करे, जो भी पार्टी काशीराम जी के सपने को साकार करे, मैं हर उस पार्टी के साथ हूं। अच्छा, कांशीराम जी की भी बात की आपने, तो कांशीराम जी की भी अपनी एक पार्टी है। 1984 में एक पार्टी बसपा बनाई। बसपा फिलहाल किस दिशा में जा रही है इस बार? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि जो भी आंदोलन इस देश में, सामाजिक आंदोलन, बहुजनों का आंदोलन, बहुजनों की एकता, एकजुटता, बहुजनों का मान सम्मान अगर कहीं बढ़ा है, तो निश्चित रूप से उसका श्रेय मान्यवर काशीराम जी को जाता है। काशीराम जी ने जो भी संगठन बनाए, DS4 बनाया, उन्होंने उसके बाद में समझे बामसेप बनाया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो निश्चित रूप से अगर हम 5 साल का कार्यकाल देखते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी का, तो भारत के इतिहास में गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए वो जो उनका कार्यकाल है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और निश्चित रूप से जो भी मान सम्मान बढ़ा, महापुरुषों के नाम पर जिले बने, महापुरुषों के नाम पर पार्क बने। अंबेडकर पार्क लखनऊ का पूरे विश्व में जाना जाता है, नोएडा का जो अंबेडकर पार्क है पूरे विश्व में उसकी चर्चा होती है, बुद्धा यूनिवर्सिटी नोएडा की पूरे विश्व में जानी जाती है। जो भी कार्य हुए हैं, निश्चित रूप से भाई उसका श्रेय तो मान्यवर काशीराम जी को 100% जाता है। और देश में जो भी राजनीतिक क्षेत्र में जागरूकता आई और बहुजन समाज के लोगों की राजनीति में भागीदारी बढ़ी, चाहे वो SC है, चाहे ST है, चाहे OBC है, चाहे माइनॉरिटी है, उसका पूरा का पूरा श्रेय मैं मान्यवर काशीराम जी को देता हूँ। बहन जी को भी देंगे? निश्चित। देखिए, बहन जी और काशीराम जी अलग अलग, मैं ये सब क्लियर कर दूं, बहन जी और काशीराम जी अलग अलग नहीं हैं। बहन जी हमारे समाज की आइकॉन हैं। मान्यवर काशीराम जी का कद इसलिए बहुत बड़ा है कि उन्होंने कोई पद ही ग्रहण नहीं किया, उन्होंने दूसरे लोगों को पद देकर के आगे किया। इसलिए हम मान्यवर काशीराम जी और मायावती जी को बराबर नहीं देख सकते, क्योंकि काशीराम जी का कद बहुत बड़ा कद है। और ये जो भी कुछ हमने अचीव किया है वो काशीराम जी की सोच और काशीराम के मिशन का नतीजा है। क्या KP चौधरी साहब 24 में चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं? देखिए, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब हैं। मेरी पार्टी क्या निर्णय लेती है, हमें 2 सीटें मिली हैं, एक बागपत, एक बिजनौर, दोनों के प्रत्याशी कल डिक्लेयर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास लोकसभा की आरक्षित कोई सीट भी नहीं है। अगर ऐसा होता कि कोई आरक्षित सीट हमारी पार्टी को मिलती और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करते कि KP चौधरी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं उनको लोकसभा में लड़ाना, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ता। और आने वाले दिनों में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और अपने समाज के लिए लोकसभा में जाकर के कुछ जो काम अधूरे हैं उनको करने की कोशिश करूंगा। जयंत चौधरी साहब चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं इस बार? ये देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे आदरणीय हैं, ये वो बड़े नेता हैं मेरे, मैं तो उनका राष्ट्रीय महासचिव हूं। ये जवाब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लिया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। नहीं, फिर भी आप इतने काबिल
शख्सियत हैं, यूएनओ तक, लंदन, कनाडा, अमेरिका, हर जगह आप भाषण देते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो विचारधारा अचानक बदल गई, क्या विचारधारा बदल गई आप लोगों की अचानक? देखिए, ये पूरा पार्टी का डिसीजन है और पार्टी के एक मैं आपकी इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं अपनी परिभाषा फिर बता देता हूँ। मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मैं मान्यवर काशीराम जी का अनुयायी हूँ। यहाँ तक मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है, उस पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी नैतिकता बनती है कि मैं पार्टी के साथ में खड़ा रहूं। तो चुनाव अगर मौका मिले तो लड़ेंगे? निश्चित रूप से अगर ऐसा आदेश हुआ पार्टी की तरफ से तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और समाज के सहयोग से जीत करके लोकसभा में पहुंचने का भी अपना यह है कि हम कहेंगे कि समाज का एक जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर बहन जी आपको न्योता दें एक बार कि KP जी आइए, हम आपको टिकट दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, बहन जी तो हमारी बहन, देखिए बहन जी, क्योंकि मैं एक पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हूँ और अभी बहन जी पार्टी जो है दोनों डिफर करती हैं, तो इस सवाल का जवाब इस स्थिति में देना तो मुझे लगता बड़ा असहज है, क्योंकि उस पार्टी का मेंबर भी नहीं, उस पार्टी का मैं पदाधिकारी भी नहीं हूं। तो ऐसी स्थिति में बहन जी ऐसा ऑफर क्यों देंगी? और अगर ऐसा देती भी है, आपके काम को देखते हुए कौन नहीं चाहेगा इतनी महान शख्सियत हमारे पार्टी में आए, ये मैं कह रहा हूं। देखिए देखिए ऐसा अभी तक फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव हूं। मैंने 2 साल पहले सरकार की नौकरी छोड़ी। मुझे 2 साल की नौकरी छोड़ने के बाद मुझे खुद मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा ये खुशी की बात बता रहा हूँ, यहाँ खुद इसी कार्यालय में आए और उन्होंने कहा कि आप आइए, पार्टी ज्वाइन करिए, हमारे यहाँ काम करने का खुला अवसर है। उनके निमंत्रण पर को हमारे महासंघ में सबने स्वीकार किया, पूरे महासंघ ने निर्णय लिया कि KP चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करना है। हमने हमारा राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया। उन्होंने हमें पार्टी का पहले राष्ट्रीय सचिव और कुछ समय बाद उन्होंने हमें राष्ट्रीय महासचिव बनाया। ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे जैसे व्यक्ति को, जो समाज के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा हो, उसकी सेवाओं को ध्यान में रखकर। अब तो लोग कह रहे हैं आप कहाँ, अब तो किसानों के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही थी या जो विचारधारा सी अब बदल गई है, मोदी के साथ चले गए जैन साहब, इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं असहजता देखी जा रही है। नहीं, ऐसा देखिए, ये अब अगर कोई एक्शन होता है तो न्यूटन का नियम है, रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है। तो हम एक्शन रिएक्शन को एक सामान्य रूप में देख सकते हैं। अगर कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन स्वाभाविक है, तो इसको मैं बड़े सामान्य, और राजनीति में ये चीज़ें बड़ी सामान्य तो होती रहती हैं। कल तक जो आदमी अशोक चव्हाण साहब कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर थे, आज वो BJP में हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को हमने पिछले दिनों में बदलते हुए देखा है। पार्टी ने जो निर्णय लिया होगा वो पार्टी के निश्चित रूप से हक में होगा और मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। अच्छा, बहुजनों की पार्टियों की बात की मैंने, बहुत सारी पार्टियां, एक चंद्रशेखर जी ने बनाई है, बावन मेश्राम साहब ने बनाई है, अभी स्वामी जी ने भी पार्टी बना ली है। एक छत के नीचे ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं ना बहुजन समाज। आने वाले समय में ये जो आपने कहा है, ये एक मुझे लगता आवश्यकता हो जाएगी। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के इस पर काम करेंगे और सभी बहुजनों को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं KP साहब कोई अलग पार्टी बना रहे हैं, सोच रहे हैं? देखिए, अभी तक ऐसा कोई मेरी सोच नहीं है और आने वाले दिनों में मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ कि नई पार्टी इतनी ज़्यादा हो गई हैं। और मुझे आपको बताऊं, मैं फिर क्लियर करता हूं, मैं राजनेता हूं ही नहीं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, सोशल रिफॉर्मर हूं और मुझे सोशल रिफॉर्म में काम करने में बड़ा आनंद है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे कहा कि आप आइए, पार्टी ज्वाइन करिए, और उनके निवेदन को मैं उसके निवेदन के आधार पर मैंने पार्टी ज्वाइन की और उन्होंने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। वैसे हकीकत में बताऊं, मैं राजनेता हूं ही नहीं, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, 75 साल हो गए, दलित PM क्यों नहीं मिला? मेरा बार बार जब भी इंटरव्यू होता है मैं हमेशा कहता हूं कि SC भी बन गया PM, ST भी बन गया, OBC बन गया, सारे लोग बन गए, लेकिन सवाल यह है कि भला हमारा ST प्रधानमंत्री, ST राष्ट्रपति बन गया, SC राष्ट्रपति बन गया, लेकिन हमारे समाज का कोई भी आज तक अनुसूचित जाति समाज का आदमी, जनजाति समाज का आदमी प्रधानमंत्री नहीं बना। तो हम तो ये कहने कि इस चुनाव में सब लोगों को एक निर्णय लेना चाहिए और इस बार बड़ा दिल करके अनुसूचित जाति या जनजाति समाज के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। कोई है आपकी नजर में? सबसे बढ़िया यही तो बताना आपको, तभी तो जागरूकता आएगी। सबसे मुश्किल है बताना। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं आपको, सबसे बढ़िया कैंडिडेट देश के अंदर जिसने 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कार्यशैली को सिद्ध किया है, और मैं कहता हूं अगर दलितों की बात करें, SC ST की बात करें, तो उनसे बड़ा नेता भारत में अभी तक तो कोई है नहीं इस समय। कौन? बहन मायावती की मैं बात कर रहा हूं, और बहन मायावती एक अच्छी प्रधानमंत्री हो सकती हैं, और मैं अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति होने के नाते इस बात की पुरजोर मांग करता हूं कि ऐसे योग्य व्यक्ति को इस पद पर कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। केपी चौधरी साहब को आपने सुना, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और खुलकर बोलते हैं। जो विचारधारा है उससे कोई समझौता नहीं है। हर मुद्दे का जो भी है, हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखी इन्होंने, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। केपी चौधरी साहब की बातों से आप कितने सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।